एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन इंक्लाइन रफ सरफेस। जैसे कोई इंक्लाइन सरफेस है, उसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है और मान लो ये स्लाइड करके नीचे आ रहा है, या हो सकता है कि इसको धक्का दिया और ये ऊपर की तरफ जा रहा है किसी एक्सेलरेशन ए से। तो आपको ये फाइंड करना है कि इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा, पहली बात तो ये, और उसकी वजह से ये कितने एक्सेलरेशन से मूव कर पाएगा। ठीक है, मान लो किसी थीटा एंगल के इंक्लाइन सरफेस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है और इसका मास है m। ठीक है, इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं पहले वो दिखा देते हैं। मान लो ये रखा हुआ था, जैसे आपने इसको रखा, मान लो ये स्लाइड होके नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो mg का एक कंपोनेंट है, कौन सा वाला कंपोनेंट, अगर आप mg के कंपोनेंट करोगे, ये थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल भी थीटा होगा, mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, जिसका काम होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करना या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्रिएट करना। और ये जो कंपोनेंट है कौन सा, mg sin थीटा, ये हमेशा इसको घसीट के नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो नीचे लाने वाला जो फोर्स है वो है mg sin थीटा। अब जैसे ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा नीचे, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ डेवलप होगा और इसको रोकने की कोशिश करेगा। इधर कौन डेवलप हो रहा है, ये फ्रिक्शन, जिसका फॉर्मूला होगा म्यू इनटू एन। ठीक है, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करके नीचे आएगा, मान लो स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई और ये स्लाइड करके नीचे आ रहा है, तो नेट फोर्स जो नीचे की तरफ बन रहा होगा वो कितना होगा, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, यानी कि mg sin थीटा माइनस म्यू इनटू एन। एन की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे लिख देते हैं, एन बराबर है mg cos थीटा के। इंक्लाइन सरफेस पे mg cos थीटा के बराबर ही होता है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो म्यू इनटू mg cos थीटा, ये आ गया अपने पास में नेट फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा होगा। और नेट फोर्स को अगर बॉडी के मास से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक्सेलरेशन आ जाएगा। m से m उड़ा दोगे तो a इक्वल टू आएगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ये लो जी, ये आ गया एक्सेलरेशन। तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है स्लाइड करके तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा के बराबर होगा। आप चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो, ये इतनी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, एक दो लाइन बच जाएगी आपकी। अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है स्लाइड करके, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा और उस केस में एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, सेकंड केस इसमें ये हो सकता है कि मान लो कि इंक्लाइन सरफेस के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे और आपने इसको धक्का दिया ऊपर की तरफ, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बताओ कि इसके ऊपर जो रिटार्डेशन काम कर रहा होगा, धक्का देके छोड़ दिया इसको आपने, कुछ दूरी पे जाके रुक जाएगा। तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ये एम मास का ब्लॉक है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो सोच के बताओ कि फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इस पर नीचे की तरफ लग रहा होगा। जब ये नीचे की तरफ आ रहा होता है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगता है। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इसका मोशन ऊपर की तरफ है क्योंकि धक्का ऊपर की तरफ दिया है अपन ने इसको, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन कंटिन्यूअसली इसको रोकने के लिए पीछे की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ। जब भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेक करनी हो ना, तो पहले फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना है कि पहले ही मान लिया कि फ्रिक्शन तो ऊपर की तरफ लगेगा या नीचे की तरफ लगेगा, ऐसा नहीं। पहले ये चेक करो कि ऑब्जेक्ट के मोशन करने की टेंडेंसी कौन सी डायरेक्शन में है, उसके बाद में फ्रिक्शन को पिक्चर में लाना है। पहले फ्रिक्शन कभी नहीं आएगा। पहले ये चेक किया हमने कि ऊपर की तरफ धक्का मारा गया तो मतलब फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा है। और mg का जो कंपोनेंट है वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूं जो इसके ऊपर काम कर रहा होगा। इसको नीचे लाने के लिए mg का ये वाला जो कंपोनेंट है ये होता है इधर mg sin थीटा, और इधर जो कंपोनेंट है वो होगा mg cos थीटा, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो किसके बराबर है यहाँ पे, mg cos थीटा के बराबर। और जो रिटार्डेशन हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा तो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा और एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, इसका मतलब इसके ऊपर रिटार्डेशन काम कर रहा है। तो वो जो रिटार्डेशन क्रिएट हो रहा है वो दो फोर्सेस की वजह से हो रहा है, एक तो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ और एक mg sin थीटा लग रहा है। ये दोनों मिलकर उसको पीछे खींच रहे हैं, वो ऊपर जाना चाह रहा है, ये दोनों मिलकर उसको नीचे खींच रहे हैं। तो इसकी वजह से कितना रिटार्डेशन क्रिएट होगा, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए तरीका वही है, नेट फोर्स कैलकुलेट कर लो नीचे की तरफ कितना है, ये होगा mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू एन। एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि mg cos थीटा के बराबर होगा डिवाइडेड बाई मास ऑफ द
ब्लॉक, तो एम से एम उड़ा के आप लिखोगे तो ये आएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। तो ये देखो आसान से एक केस बन गया। जब भी कोई भी ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आ रहा होता है तब उसका एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और जब धक्का देके ऊपर की तरफ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाते हैं तो ये किसी पॉइंट पे जाके रुक जाता है क्योंकि इस पर रिटार्डेशन काम करता है, और वो जो रिटार्डेशन होगा वो बराबर होगा जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा के। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। जब भी इस टाइप का कोई केस बने डायरेक्टली फॉर्मूला चिपका देना, एक दो स्टेप आपकी बच जाएगी, ये कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, सीधा हम याद रख सकते हैं ये। ठीक है, इसके बाद में है फिर मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन रफ सरफेस। मान लो कि किसी रफ सरफेस के ऊपर किसी ब्लॉक को मूव करवाया जा रहा है और आपको कैलकुलेट करना है कि ये कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा या मूव करेगा या नहीं करेगा, वो सारी कंडीशन हम चेक करेंगे अभी। मान लो कि एक रफ सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक को रख दिया हमने, इसका मास है m। अब मान लो इधर से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो F, ठीक है, इसको आगे मूव करवाने के लिए हमने इसके ऊपर एक फोर्स F अप्लाई किया। अब F के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना फ्रिक्शन यहां पे डेवलप होगा। अगर फोर्स बहुत कम है और यहां पे इन दोनों सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, वो अगर ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर पाएगा। अगर अप्लाइड फोर्स कम है, ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया ये कम है, किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो क्या ब्लॉक मूव कर पाएगा? पहली बात तो ये मूव ही नहीं कर पाएगा। कम फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में डेवलप होने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन। अगर उससे कम फोर्स अप्लाई किया तो ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, ब्लॉक डज नॉट मूव। और अगर ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स दोनों सरफेस के बीच में डेवलप हो रहा होगा वो किसके बराबर लेते हैं हम लोग? अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना आपको। अगर ब्लॉक मूव ही नहीं करता तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन दोनों सरफेस के बीच में डेवलप होता है ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अब मान लो आपने ये फोर्स ज्यादा लगा रखा है जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज्यादा है, तो फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा दोनों सरफेस के बीच में। और कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा इसके ऊपर? अब काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जब ये मूव कर रहा होगा तो दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, वो इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसको मैं एफ के से डिनोट कर रहा हूं। ये पीछे की तरफ लग रहा है, एफ फोर्स आगे लग रहा है, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन के लिए नेट फोर्स देखना है आपको। टोटल फोर्स आगे की तरफ कितना लग रहा है, तो आगे हमने अप्लाई किया एफ और पीछे की तरफ लग रहा है यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन। और नेट फोर्स को अगर बॉडी के मास से आप डिवाइड कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लेना है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, और अगर अप्लाइड फोर्स एग्जैक्टली लिमिटिंग फोर्स के बराबर है तब ये मूव करेगा ही नहीं, है ना, तब तक मूव नहीं करेगा। कब तक मूव नहीं करेगा? जब तक अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स से या तो कम है या उसके बराबर है। जैसे आप अप्लाइड फोर्स थोड़ा भी बढ़ा दोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन से तब ये मूव करना स्टार्ट करेगा, तब आपको इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक, ये वाला केस देखो, इसमें एक m1 मास का ब्लॉक है जो किसी रफ सरफेस पे रखा हुआ है और ये दूसरा ब्लॉक इधर लटका हुआ है, इससे एक स्ट्रिंग से बांध के इसको लटका रखा है इधर। ठीक है, अब मान लो कि इन दोनों सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू। पहले हम ये चेक करते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है ये मूव नहीं करना चाहिए, इसके लिए इसका वेट कितना हो सकता है, मतलब ये कितना वेट हम यहां पे लटका सकते हैं ताकि ये मूव नहीं करे। तो इसको मूव करने से कौन रोक पाएगा? फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन कब तक रोक पाएगा? जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर यहां पे इस रस्सी के अंदर टेंशन क्रिएट नहीं हो रहा हो। रस्सी में जो टेंशन क्रिएट होगा अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है या उससे कम है तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो अगर मुझे जस्ट ये फाइंड करना है कि ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए तो ये मास कितना हम मैक्सिमम रख सकते हैं यहाँ पे, तो उस केस में टेंशन फोर्स को एग्जैक्टली लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये मास कितना लटका सकते हैं हम इधर। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा और मैक्सिमम फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में डेवलप हो रहा है इस टेंशन फोर्स की वजह से, तो हम लिखेंगे कि टेंशन फोर्स यहाँ पे बैलेंस हो रहा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इस टेंशन फोर्स को कैंसिल कर रहा होगा और ये मूव नहीं कर पा रहा। हमने वो मास लटका रखा है जिससे जस्ट अब स्लाइडिंग होने वाली है वहां पे। ठीक है, अभी तो रुका हुआ है। यहां पे जो m2g नीचे लग रहा होगा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से एक टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा होगा यहाँ पे। अब ये ब्लॉक भी मूव नहीं कर रहा,
जब वो नहीं मूव कर रहा तो ये भी मूव नहीं कर रहा होगा। तो टेंशन फोर्स एग्जैक्टली किससे बैलेंस हो रहा होगा? M2G से। तो यहाँ पे T की वैल्यू किसके बराबर है? M2G के बराबर है। अब T की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी M2G इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? ये मैं इधर कैलकुलेट कर देता हूं। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू एन। एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जैसे ये M1 मास का ब्लॉक जब सरफेस को नीचे दबाएगा M1G फोर्स से, तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N क्रिएट होगा। N किसके बराबर होगा? M1G के बराबर। तो यहाँ पे ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा ये आएगा म्यू इनटू M1G, और ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा क्योंकि T किसके बराबर है? FL के बराबर, यानी कि म्यू M1G लिखना है। देखो T की जगह तो मैंने M2G लिखा है और FL की जगह यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की जगह मैंने ये पुट किया है। अब यहां से M2 कैलकुलेट कर लो, G से G उड़ा दो, तो M2 आ जाएगा अपने पास म्यू M1 के बराबर। मतलब ये जो मास है ना, ये वाला मास, ये आप कितना यहां पे लटका सकते हो ताकि ये वाला ब्लॉक मूव नहीं करे? ये हो सकता है म्यू M1 के बराबर। ये इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और अगर ये मास ज्यादा आपने लटका दिया और ये वाला ब्लॉक मूव करने लग गया तो फिर आपको दो चीजें पूछी जाएंगी। एक तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा और एक इसका सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा। वो कैसे फाइंड करना है? मान लो कि आपने ज्यादा वेट लटका दिया इस वाली वैल्यू से, M2 की वैल्यू म्यू M1 के बराबर है, तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने M2 को बढ़ा दिया थोड़ा सा तो फिर ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा और फ्रिक्शन यहां पे इसको रोक नहीं पाएगा। अब जब ये नीचे जा रहा होगा तो मान लो ये किसी एक्सेलरेशन A से नीचे जा रहा है और ये किसी एक्सेलरेशन A से आगे जा रहा होगा। इधर एक साथ बंधे हुए हैं ना दोनों, ये नीचे आ रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा। पहले इसके लिए देखो, जैसे ये नीचे जा रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर है। अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि नेट फोर्स सिस्टम पे कितना लग रहा है। तो इधर से फोर्स लग रहा होगा M2G, ठीक है, लेकिन यहां पे जो फ्रिक्शन होगा कौन सा? म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू इंटू M1G, वो इसको रोकने की कोशिश करेगा। ये नीचे जा रहा होगा तो ये वाला फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा ना, तो वो माइनस करना है। तो म्यू M1G ये माइनस करने के बाद में अपने पास आ गया नेट फोर्स जो इस सिस्टम पे लग रहा होगा, और फिर टोटल मास ऑफ द सिस्टम से इसको डिवाइड कर दो M1 प्लस M2 से, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। आया समझ में ये? ठीक, तो ये आ गया एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अपने पास आ गया। इसके बाद में क्या करेंगे? टेंशन क्रिएट करके कैलकुलेट करके देखेंगे। टेंशन कैसे कैलकुलेट करना है? तो इनमें से किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, ये आसान है। ये नीचे जा रहा होगा किसी एक्सेलरेशन A से मान लो, ठीक है, तो नेट फोर्स नीचे लग रहा होगा M2G माइनस T, क्योंकि T ऊपर है M2G नीचे, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना मानेंगे? M2G माइनस T, और ये बराबर होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम के, यानी कि M2G माइनस T बराबर होगा M2 इंटू A। अब A तो यहां से आप फाइंड कर ही चुके होंगे, वो वैल्यू यहां पुट कर देंगे, टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरीके से करना है, ठीक है। बात समझ में आई क्या? इस तरीके से इक्वेशंस किए जाएंगे। इसके बाद में अगर इंक्लाइन सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है एक पुली के थ्रू और दूसरी साइड में कोई दूसरा मास लटका हुआ है, तो फिर इसका भी एक्सेलरेशन और इस रस्सी में टेंशन, ये सारी चीजें हम फाइंड करके देखेंगे। इसके लिए भी सेम उसी तरीके से फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये बताओ, ये जो M1 मास है इसको देखते हैं पहले। तो इसकी वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा M1G, है ना, M1G नीचे लगेगा। फिर इसका एक जो कंपोनेंट आएगा, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कौन आएगा? M1G cos थीटा, और दूसरा वाला कंपोनेंट इधर कौन आएगा? M1G sin थीटा। M1G sin थीटा इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे रस्सी में टेंशन भी रहेगा, साथ में फ्रिक्शन भी डेवलप होगा। फ्रिक्शन के लिए हम ये नहीं बोल सकते कि फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, वो डिपेंड करेगा कि इधर ये जो मास लटका है ये कितना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये भी तो इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है सिस्टम को, इधर M2G फोर्स अप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पे M1G cos थीटा का काम है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्रिएट करना, तो ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर। तो इसको तो मैं लिख ही देता हूं, N इक्वल टू M1G cos थीटा, और जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन बराबर होगा म्यू इनटू एन के, और
एन की वैल्यू है यहाँ पे m1g cos थीटा। बस आपको ये देखना है कि वो लगेगा किधर, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब सबसे पहले तो हो सकता है कि ये जो इधर फोर्स लग रहा है कौन सा m1g sin थीटा और ये जो m2g है ये आपस में बराबर हो। अलग अलग कंडीशन में बता रहा हूं जो जो पॉसिबल है यहाँ पे। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी और m1g sin थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी इस एंगल के अकॉर्डिंग वो आपस में बराबर आ रही है। तो बताओ क्या ये या ये ब्लॉक मूव करने की कोशिश करेगा क्या? जब इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स बैलेंस हो गया तो ये ब्लॉक मूव करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा। अगर मूव करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा तो इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होगा क्या? नहीं, फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। रीजन, क्योंकि ये फोर्स आपस में बैलेंस हो रहे हैं। अगर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो गया ना तो ये फिर मूव ही नहीं करेगा और फ्रिक्शन जीरो होगा। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा केस सुनो। अब मान लो कि जो m2g है वो ज्यादा है m1g sin थीटा की कंपैरिजन में। ये चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में हमको। जैसे हम क्या करेंगे, m2g कैलकुलेट कर लेंगे इस ब्लॉक के अकॉर्डिंग और m1g sin थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। हमने देखा कि ये वाला फोर्स ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये नीचे जाने की कोशिश करेगा और ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। अब आपको फ्रिक्शन भी कैलकुलेट करके देखना है कि कितना लग रहा होगा, मैक्सिमम कितना लग सकता है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ही कैलकुलेट किया हमने, तो हम क्या करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, म्यू एस इंटू एन, इस वाले फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम ये चेक करेंगे कि इधर जो फोर्स लग रहा है कौन सा, m2g। पहले हमने क्या चेक किया, m2g और ये जो m1g sin थीटा है इनमें से ज्यादा कौन सा है। हमने देखा ये ज्यादा है, इसका मतलब ये नीचे आने की कोशिश करेगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा होगा। अब हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता चल चुकी है कि फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन भी कैलकुलेट कर लो। अब ये चेक करो कि जो नेट फोर्स बन रहा है, जो नेट फोर्स बन रहा है कौन सा, m2g माइनस m1g sin थीटा, क्या वो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा आ रहा है? क्योंकि अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तभी ये ऊपर जा पाएगा और ये नीचे आ पाएगा। लेकिन अगर यहां पे इन दोनों सरफेस के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है ना, अगर नेट फोर्स m2g माइनस m1g sin थीटा उससे कम रह गया तो ये ब्लॉक मूव ही नहीं कर पाएगा। सोचो आप, इसको मूव करने के लिए क्या जरूरी है, इस पे जो फोर्स लगेगा नेट फोर्स वो फ्रिक्शन से तो ज्यादा ही होना चाहिए। तो अगर यहां पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आप सोल्व करके निकाल रहे हो अगर वो ज्यादा आ रहा है नेट फोर्स से, और नेट फोर्स कैसे निकालना है, m2g में से m1g sin थीटा माइनस करके, तो अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा आ रहा है और ये नेट फोर्स कम आ रहा है तो ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। तो क्या फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा होगा उस टाइम पे? काम कर रहा है, काम तो कर ही रहा है। ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू किसके बराबर मानोगे फिर? तो जो नेट फोर्स इस पे लग रहा होगा ना उसके बराबर, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि स्टैटिक कंडीशन में जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होता है तो हमेशा जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही लेनी होती है। आया समझ में? ठीक है, एक और केस देखो। हो सकता है कि m1g sin थीटा ज्यादा हो m2g से, तो फिर ये इधर नीचे जाने की कोशिश करेगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर ये नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन इस बार ऊपर लगेगा। ठीक है, अगेन वैसे ही चेक करना है कि जो नेट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर m1g sin थीटा माइनस m2g, क्या वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है या कम है? इन दोनों सरफेस के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे ज्यादा है या कम है? अगर नेट फोर्स जो नीचे की तरफ बन रहा होगा अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रह गया तो ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, और उस कंडीशन में हम क्या बताएंगे कि इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो एग्जैक्टली नेट फोर्स के बराबर है जो सिस्टम पे लग रहा होगा, m1g sin थीटा माइनस m2g के बराबर, वो बताना है। और अगर इन केस मान लो ये फोर्स नेट फोर्स जो बन रहा है वो ज्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तब तो ये नीचे जा ही रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, तो फिर सारी चीजें कैलकुलेट कर लो, एक्सेलरेशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये सारी चीजें। ठीक है, जैसे मान लो कि ये वाला फोर्स ज्यादा है ये कम है, और नेट फोर्स जो बनेगा m1g sin थीटा माइनस m2g वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज्यादा बन रहा है, तो आप क्या देखोगे कि ये नीचे आ रहा होगा, तो फ्रिक्शन ऊपर दिखा दो, तो फिर नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा है ना वो लग रहा होगा m1g sin थीटा, ऊपर लग रहा होगा एक तो इस पे टेंशन फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स, उसके हिसाब से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इसके लिए क्या दिखाओगे कि ये नेट फोर्स इधर बन रहा है तो ये ऊपर जा रहा होगा किसी एक्सेलरेशन a से, तो टेंशन फोर्स माइनस m2g बराबर होगा m2 इंटू a के, फिर इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे, बाकी कहानी सेम है।
यहाँ पे जो मेन जो दिमाग लगाना है ना वो इस चीज में लगाना है कि फ्रिक्शन पहली बात तो लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना लगेगा और कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, बाकी इसमें कोई खास चीज नहीं है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस करके आपको बताता हूँ, तब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी हो सकता है सारा मिक्स हो रहा हो क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने एक साथ बता दी आपको। अब एक एक करके उसको अप्लाई करते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन ब्लॉक ए ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड द टेबल एज शोन इन द फिगर इज 0.2। यहाँ पे ए और ये जो टेबल है, ब्लॉक ए और टेबल है, इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है। ठीक है जी, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे समझते हैं। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी सो दैट द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव, मतलब इनमें से कोई भी ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए। तो ये मैक्सिमम कितना मास हम यहाँ पे लटका सकते हैं, जो ब्लॉक बी है उसका मास आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे, मान लो इसका मास है m2, इसका मास है m1, तो इधर नीचे लग रहा होगा m2g फोर्स, और उसकी वजह से ये वाला ब्लॉक आगे की तरफ चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको रोक रहा होगा। तो पीछे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जो कि बराबर होगा म्यू इनटू एन के, वो इसको नीचे आने से रोकेगा। तो यहाँ पे m2g को बराबर कर दो फ्रिक्शन फोर्स के। अच्छा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखना पड़ेगा आपको। ये जो ब्लॉक है इसका मास है m1, तो नीचे फोर्स लगेगा m1g, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। n किसके बराबर होगा, यहाँ पे m1g के बराबर होगा। n किसके बराबर है, m1g के। तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप होगा, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है, तो म्यू इनटू एन, एन की वैल्यू है m1g के बराबर। तो m2g को कौन बैलेंस कर रहा है, म्यू m1g, m2g को बराबर कर दो म्यू m1g के, g से g उड़ा देंगे तो m2 आ जाएगा अपने पास म्यू m1 के बराबर। और ये फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हो, म्यू की वैल्यू है यहाँ पे 0.2, m1 आपको दे रखा है 2 किलोग्राम, कितना आएगा 0.4 किलोग्राम के बराबर। यानी कि जो ये वाला मास ये 0.4 किलोग्राम के बराबर होना चाहिए। ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ये केस मैंने बताया था ना, आप सीधा भी याद रख सकते हो फॉर्मूला, आपको ये तो मैंने वापस सॉल्व करके बताया, बाकी आप सीधा याद रखो। कंडीशन क्या है, m2 शुड बी इक्वल टू म्यू m1, तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। ये इतना करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने वापस बताया, बाकी फॉर्मूला याद रखो। m2 किसके बराबर लेना है, म्यू m1 के बराबर। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.5, टेंशन इन द कॉर्ड इज, ये जो रस्सी है इसमें टेंशन आपको पूछा जा रहा है, म्यू कितना दे रखा है 0.5 के बराबर दे रखा है। ठीक है, देखो दोनों साइड में 5 किलोग्राम जो मास है वो आपने बांध रखा है रस्सी से, ये यहाँ पे एक पुली लगा रखी है। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आपको दे रखा है 0.5, ये बोला कि जो रस्सी है उसमें टेंशन कितना होगा। पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो दोनों ब्लॉक है ये स्टैटिक कंडीशन में रहेंगे या मोशन के अंदर रहेंगे। हो सकता है कि मूव करें, हो सकता है भी रुका हुआ रहे, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा वो। इधर कितना फोर्स लग रहा है mg, mg मतलब 5 into 10 यानी कि 50 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा होगा इस पे। इधर जो फ्रिक्शन डेवलप होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन वो कितना होगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर होगा म्यू इनटू एन लिखा जाएगा फॉर्मूला। एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो mg नीचे लग रहा होगा, उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर आ रहा होगा, तो एन mg के बराबर है, यानी कि FL यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर होगा म्यू यानी कि 0.5, m यानी कि 5 किलोग्राम, g की वैल्यू 10 है, कितना आएगा, यह आएगा 25 न्यूटन के बराबर। कितना आएगा 25 न्यूटन के बराबर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे 25 न्यूटन के बराबर है, यानी कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन यहाँ पे डेवलप होगा वो 25 न्यूटन होगा। इधर जो फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन लग रहा है। इसका मतलब जो सिस्टम है वो एक्सेलरेट होगा, ये नीचे जा रहा होगा और ये इधर आगे जा रहा होगा विद एक्सेलरेशन ए। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो नेट फोर्स बन रहा है वो लिखेंगे 50 माइनस 25। ये माइनस क्यों किया, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको रोकने की कोशिश करेगा सिस्टम को। तो नेट फोर्स लगेगा 50 माइनस 25 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम यानी कि 5 प्लस 5 यानी कि 10 किलोग्राम। तो ये आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया अपने पास में
एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब टेंशन फाइंड करने के लिए क्या करना है, जैसे इस रस्सी में टेंशन है मान लो टी, तो ये वाला जो ब्लॉक है मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। इस पे नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स 50 न्यूटन, ठीक है, ये mg, और ऊपर की तरफ लग रहा है इसके ऊपर टेंशन फोर्स, फिर ये नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन है जो कि 2.5 के बराबर है, ठीक है। तो बताओ नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर नीचे की तरफ, 50 माइनस टी, 50 में से टी माइनस कर दो, ये बराबर होना चाहिए इसके मास, मास कितना है इसका 5 किलोग्राम, तो मास इनटू एक्सेलरेशन के, तो इसको सॉल्व कर लो, टी किसके बराबर आएगा, तो 50 में से ये माइनस कर लो, टी इधर लेके आएंगे तो ये आएगा 12.5 आएगा, ये सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू अपने पास आएगा 37.5 न्यूटन के बराबर। तो अप्रोक्सीमेटली कौन सा इसके नियरेस्ट आंसर है, सी वाला ऑप्शन इसके सबसे करीब है, क्योंकि आपने जी की वैल्यू यहाँ पे 10 ली है जबकि क्या लेनी चाहिए थी 9.8, तो इसके आसपास जो आंसर है ना वो टिक करेंगे, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा 37.5 न्यूटन के बराबर या 36.75 अगर एग्जैक्टली आप जी की वैल्यू 9.8 लेते हो तो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1 m2 एंड m3 connected by a string passing over a pulley P. The mass m1 hangs freely and mass m2 and m3 are on a rough horizontal table. The coefficient of friction is mu. The downward acceleration of the mass m1 is, ये बोल रहा है कि 3 मास है यहाँ पे m1 m2 और m3 और तीनों बराबर हैं, m1 m2 m3 की वैल्यू क्या है इक्वल। ये जो टेबल है और जो ब्लॉक्स है इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आपको म्यू दे रखा है और पूछ रहा है कि ये जो m1 मास का ब्लॉक है ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा ये आपको बताना है। अब इसने खुद नहीं बोला कि ये किसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो मान लो कि ये एक्सेलरेशन a से नीचे आ रहा होगा, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होगा उसकी वजह से ये एक्सेलरेट हो रहा होगा, तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि ये इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है और उसके बाद में पूरे सिस्टम के मास से उसको डिवाइड कर देंगे नेट फोर्स को, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा अपने पास। ये सारे के सारे मास एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे, ये आगे जा रहे होंगे विद एक्सेलरेशन a और ये नीचे जा रहा होगा, ठीक है। इन दोनों सरफेस के बीच में, ब्लॉक्स और सरफेस के बीच में यहां पे फ्रिक्शन काम करेगा जो इसके मोशन को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, तो यहां पे भी और यहां पे भी दोनों जगह पे फ्रिक्शन किधर काम करेगा पीछे की तरफ। यहां पे जो फ्रिक्शन होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चेक करोगे, यहाँ पे m2g फोर्स नीचे लग रहा होगा, ये m1 m2 m3 बराबर ही है इसलिए m ही सिंबल ले लेते हैं इसके लिए, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा mg, m2 की वैल्यू m के बराबर है और ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा इन दोनों सरफेस के बीच में वो फ्रिक्शन बराबर होगा म्यू इनटू n के, और n किसके बराबर है mg के, तो म्यू mg के बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन हमने दिखा रखा है और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ये भी इतना ही होगा क्योंकि मास सेम है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे भी म्यू है, तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यहाँ पे भी फ्रिक्शन कैलकुलेट करोगे तो सेम आएगा। तो जो टोटल फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है सिस्टम पे वो कितना है म्यू mg प्लस म्यू mg, यानी कि 2 म्यू mg के बराबर, ठीक है। ये तो आ गया टोटल फ्रिक्शन फोर्स। अब इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नीचे की तरफ लग रहा है mg, m1 m2 m3 सब m के बराबर है, इसलिए यहां पे दिखाएंगे कि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, ठीक है। पूरा सिस्टम उससे एक्सेलरेट हो रहा है, तो नीचे की तरफ फोर्स लगा mg माइनस यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, इंटरनल फोर्सेस को भूल जाओ एक बार, टेंशन फोर्स बीच बीच में होंगे स्ट्रिंग्स के अंदर लेकिन वो इंटरनल फोर्स है, हमको तो एक्सटर्नल फोर्स देखना है कि सिस्टम पे एक्सटर्नली कितना फोर्स लग रहा है। यहां पे लग रहा होगा mg और यहां पे लग रहा होगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है 2 म्यू mg के बराबर, और फिर पूरे सिस्टम का जो मास है कितना है m प्लस m यानी कि 3m से इसको डिवाइड करना है, इससे आ जाएगा अपने पास एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम या एक्सेलरेशन ऑफ द मास m1। क्या आएगा सॉल्व करोगे तो g कॉमन ले लो, इसमें से g कॉमन लोगे तो ये आएगा m से m उड़ा दो ऊपर नीचे, तो 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, ये आंसर आएगा। डिवाइडेड बाई 3 भी है यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे g इंटू 1 माइनस 2 म्यू, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ये आपका आंसर है। और अगर पूछता कि भी इन स्ट्रिंग्स में टेंशन कितना है,
मान लो कि आपको इन रस्सियों में टेंशन भी पूछ ले, तो इस वाली रस्सी में टेंशन T1 मान लो, इस वाली रस्सी में टेंशन T2 मान लो, फिर इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना दो इस मास के लिए, तो इससे अपने पास T1 आ जाएगा, जो इस रस्सी में टेंशन T1 होगा वो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। और इस रस्सी में टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, फिर इनमें से किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के कैलकुलेशन कर लेनी है, तो उससे T2 आ जाएगा। तो ये करना है। फिर इसमें तो आपको एक्सेलरेशन ही पूछा है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, या m1 मास कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा, तो ये इसका आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यूज ऑफ मास m फॉर विच द 100 किलोग्राम ब्लॉक डज नॉट मूव अपवर्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो मास m है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ मूव ना करे। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला मास यहाँ पे कितना लटकाया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम हम इस मास को कितना रख सकते हैं ताकि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव नहीं करे। ठीक है, देखो यहां पे अगर आप इस ब्लॉक को ध्यान से देखो तो इसके ऊपर नीचे लग रहा होगा mg, और उसका अगर कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट्स लिए जाएं तो इधर तो जो कंपोनेंट आता है वो तो आता है mg cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आता है वो आता है mg sin थीटा। थीटा आपको 37 डिग्री एंगल दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में। mg का ये वाला जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, ये ब्लॉक को नीचे की तरफ ला रहा होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है mg cos थीटा, ये क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे n किसके बराबर है, बोलो, mg cos थीटा के बराबर है। थीटा कितना है यहाँ पे 37 डिग्री। ठीक है, cos 37 होता है 4/5, तो ये बन जाएगा 4mg डिवाइडेड बाई 5। ये तो आ गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, फिर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। अब इसने क्वेश्चन में ये बोला कि ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ मूव नहीं करना चाहिए, मतलब इसकी मूव करने की टेंडेंसी ऊपर की तरफ होगी लेकिन मूव करना नहीं चाहिए। तो जब ये मूव ऊपर करना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन किधर दिखाना है, नीचे की तरफ दिखाना है। ध्यान रखना कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट के मूव करने की टेंडेंसी होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे कितना मास हम लटका सकते हैं ताकि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव नहीं करे, यानी कि इसकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ मूव करने की होनी चाहिए लेकिन फ्रिक्शन की वजह से रुक जाना चाहिए, ये मूव नहीं करना चाहिए। तो फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नीचे की तरफ दिखाएंगे, पीछे की तरफ यहाँ पे। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू इनटू एन। म्यू की वैल्यू आपको 0.3 दे रखी है क्वेश्चन में, 0.3 इनटू एन की वैल्यू है 4/5 mg के बराबर। तो ये आ गया अपने पास में फ्रिक्शन फोर्स। अब दो फोर्स इसके ऊपर नीचे लग रहे हैं, कौन कौन से, एक तो mg sin थीटा और एक लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला टेंशन फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, टेंशन पूरी रस्सी में रहेगा, इधर भी रहेगा टेंशन फोर्स। अच्छा, ये वाला जो ब्लॉक है ये भी ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा तो ये भी मूव नहीं कर रहा, तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg और ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन फोर्स। तो T किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ये भी हमको यहां से पता चल गया। ठीक है, अब इस वाले ब्लॉक के लिए T mg को बैलेंस कर रहा है, और यहां पे भी क्या हो रहा है, ये जो T है ये इन दोनों फोर्सेस को जो नीचे की तरफ लग रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स और mg sin थीटा, इनको बैलेंस कर रहा है। तो इक्वेशन बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन ये बनाएंगे इस वाले ब्लॉक के लिए कि T बैलेंस हो रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स, यानी कि mg sin थीटा, जो कि हमने फाइंड नहीं किया अभी, mg sin थीटा फाइंड कर लेते हैं। mg sin 37 डिग्री प्लस फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितना है ये हमने फाइंड कर रखा है 0.3 इंटू 4/5 mg। वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दो इसको। m की वैल्यू आपको, अच्छा ये m आपको दे रखा है 100 किलोग्राम, तो यहाँ पे m की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देखो ये वाला मास अलग है, इसकी अलग बात होगी, और ये जो मास यहाँ पे आप पुट कर रहे हो ना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के केस में, ये है 100 किलोग्राम के बराबर। तो आप इसको एक काम करो, कैलकुलेट ही कर लो, 4/5, या इसको यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये बराबर आएगा 0.3 इंटू 4/5। m की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 100 किलोग्राम, g की वैल्यू 10 है। तो ये जो आप फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करोगे वो कितना आएगा, 240 न्यूटन के बराबर आएगा। इसको सॉल्व करोगे ना पूरा तो ये 240 न्यूटन के बराबर आ रहा है। अब T की वैल्यू किसके बराबर है, इस वाले mg के बराबर है, ये m आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो उस वाले ब्लॉक के लिए आप इक्वेशन लिखो, T ऊपर लग रहा है
और नीचे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर? एक तो लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स जो कि किसके बराबर है? 240 न्यूटन के बराबर है, प्लस एक लग रहा है mg sin थीटा। m कितना है? 100 किलोग्राम, g की वैल्यू 10 है, और sin 37 लेना वहां पे, sin 37 होगा 3/5 के बराबर। कितना आएगा ये? 240 प्लस, ये पूरा सॉल्व करोगे ना तो ये 600 के बराबर आएगा, यानी कि टोटल आ गया 840, यानी कि 840 न्यूटन के बराबर। अब टी की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, तो इस वाले ब्लॉक के लिए जो हमने इक्वेशन लिखी थी उसमें वैल्यू पुट कर दो। टी की वैल्यू है 840 और m आपको फाइंड करना है, g की वैल्यू 10 ले लो, तो ये m आएगा अपने पास 84 किलोग्राम के बराबर। यानी कि जो मास यहाँ पे मैक्सिमम लटकाया जा सकता है वो कितना है? 84 किलोग्राम के बराबर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अच्छा, 84 ऑप्शन में है ही नहीं। अब आपको देखना पड़ेगा कि 83 वाला ऑप्शन करेक्ट है या 85। अब अगर आपका आंसर क्या है? 84 पे ये सिस्टम रुका हुआ है, तो अगर आप मास को बढ़ा देते हो, इस मास को अगर 84 से ज्यादा लेते हो, तब तो ये ऊपर की तरफ स्लाइड करना चालू कर देगा, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्लाइड नहीं करना चाहिए। तो आपका आंसर कौन सा होगा? 83 वाला होगा। इसके नियरेस्ट जो आंसर है ना वो आपको लेना है। 84 से जस्ट कम वाला जो आंसर है 83 किलोग्राम, ये यहाँ पे करेक्ट होगा। आप इसको m1 लिख देना यहाँ पे, ये m1 मास कंसिडर कर लो और यहाँ पे m1g लिख दो। इसको m1 तो ये आएगा 4m1g/5, फिर बाकी तो सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे भी m1 आ जाएगा, ये लो, तो इस हिसाब से लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मास ऑफ ब्लॉक ए इज 10 किलोग्राम एंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.2. Block A slides down the incline at constant speed. The mass of block B in kilogram is. ये बोल रहा है कि ये जो मास A है ये 10 किलोग्राम है, M1 बोल देते हैं इसको, ये आपको 10 किलोग्राम दे रखा है, और ये वाला जो मास है B, इसकी वैल्यू आपको पूछी जा रही है। ठीक है, ये बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से ये सिस्टम मूव कर रहा है। ये जो ब्लॉक A है ये किसी कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है, तो V क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है, ये भी कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा होगा। जब भी स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0, यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? 0 है। और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि सिस्टम पे नेट फोर्स क्या बन रहा होगा? 0 बन रहा होगा। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है। ये मूव तो कर रहे हैं क्योंकि इनमें से एक भारी होगा एक हल्का होगा, जिसकी वजह से मोशन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक तरह से ये मानो कि दोनों ब्लॉक्स कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, और अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे तो इनका एक्सेलरेशन माना जाएगा 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है फोर्स भी 0 लग रहा है, नेट फोर्स। तो ये वाला जो ब्लॉक है अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर लगने वाला टेंशन फोर्स और नीचे लगने वाला mg फोर्स ये आपस में बैलेंस हो रहा होगा। बात समझ में आई क्या? और इधर क्या होगा? अब यहाँ पे इन दोनों सरफेस के बीच में आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2, और ये किधर मूव कर रहा है? ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। इधर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? ऊपर की तरफ। यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इसका जो मास है वो है m1 जो कि 10 किलोग्राम के बराबर है, तो m1g फोर्स नीचे लग रहा होगा, और इस m1g का एक कंपोनेंट जो इधर आएगा m1g cos थीटा, थीटा आपको 30 डिग्री लेना है, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्रिएट कर रहा होगा n। ये जो mg cos थीटा है यानी m1g cos थीटा है, इसका काम होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्रिएट करना, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा m1g sin 30 डिग्री, जो इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ऊपर लगने वाला टेंशन फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स दोनों मिलके बैलेंस कर रहे होंगे m1g sin 30 को, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। नीचे लगने वाला फोर्स कौन सा है? m1g sin 30। ऊपर लगने वाले फोर्स कौन से हैं? T और फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, तो T प्लस फ्रिक्शन फोर्स, इक्वेशन बना देते हैं इसके लिए, T प्लस फ्रिक्शन फोर्स बराबर होगा m1g sin 30 के। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, यहां पे जो T है वो किसके बराबर है? इस mg के, तो T बराबर है mg, जो m आपको फाइंड करना है, तो T की जगह तो mg लिख दो, प्लस फ्रिक्शन फोर्स की जगह क्या लिखेंगे? तो ये बराबर होता है म्यू इनटू n के, ठीक है, इक्वल टू m1g sin 30। ठीक है, वैल्यूज लास्ट में पुट कर देंगे एक साथ ही, mg प्लस म्यू इनटू n किसके बराबर होगा? यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स m1g cos 30, m1g
cos 30 के बराबर होगा इक्वल टू m1g sin 30। पूछा क्या इसने पूछा है कि ये जो ब्लॉक बी है इसका मास कितना होगा, यानी m की वैल्यू पूछी जा रही है। बाकी सब आपको पता है इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में g तो कैंसिल ही कर दो दोनों साइड में, उधर m रखेंगे, m इक्वल टू ये इधर ले आते हैं, तो इधर पहले से है m1 sin 30, m1 की वैल्यू है 10 और sin 30 होगा 1/2 माइनस ये टर्म इधर आएगी तो माइनस होगी, म्यू की वैल्यू है यहाँ पे 0.2 और m1 है 10 किलोग्राम और cos 30 कितना होगा √3/2 के बराबर होगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर है। m कितना आएगा, ये तो आएगा 5 और माइनस ये आएगा √3 होता है 1.732, तो 5 में से 1.732 माइनस करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.3 के आसपास कुछ आएगा। कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली आंसर लिखा है 3.3 किलोग्राम के आसपास कुछ आएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम in the situation shown in the figure so that the system remains at rest. Friction coefficient of both the surfaces is mu. यहाँ पे और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, ये कोई स्मॉल m मास है, ये कैपिटल m मास है, और आपको पूछा जा रहा है कि स्मॉल कैपिटल m अपॉन स्मॉल m का रेशियो क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है, जबकि सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, ना तो ये इधर जा रहा होगा ना ये नीचे जा रहा होगा, इसकी मूव करने की टेंडेंसी किधर होगी, नीचे की तरफ। भाई ये इंक्लाइन सरफेस पर रखा हुआ है तो ये तो नीचे जाना चाहेगा, तो इसकी नीचे जाने की टेंडेंसी है। तो ये जो वेट फोर्स बन रहा होगा mg, उसका सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट आता है mg sin थीटा, वो इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा जो कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, वो क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n क्रिएट करेगा। अब क्योंकि इसकी नीचे मूव करने की टेंडेंसी रही होगी, है ना, इसकी नीचे की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रही होगी, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इसके ऊपर की तरफ लग रहा होगा। साथ में इस रस्सी में टेंशन फोर्स भी इधर ही लगेगा, तो टी की डायरेक्शन भी यही है और फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी यही है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता कर ली हमने। अब ये वाला जो ब्लॉक है इसकी किधर मूव करने की टेंडेंसी, आगे की तरफ, तो इस पे जो टेंशन फोर्स है जो इसको आगे लाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन डेवलप होगा वो इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा साथ में। तो यहाँ का जो फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस टी को बैलेंस कर देगा, और यहाँ पे जो mg sin थीटा है उसको टेंशन फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स ये दोनों मिलके बैलेंस कर देंगे, तो कोई भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो बस दो अलग अलग ब्लॉक है, उनके लिए इक्वेशन बना लो, सॉल्व कर लो। जैसे इस वाले ब्लॉक के लिए बना रहा हूं अभी मैं, इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल m इंटू जी, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा जो इस t से बैलेंस हो रहा होगा वो बराबर होगा म्यू इंटू m इंटू जी। म्यू इंटू n होता है ना फॉर्मूला, n की वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर है। ये लिख दिया हमने, एक इक्वेशन बन गई पहले वाले ब्लॉक के लिए। अब इस सेकंड ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाओ, इस पे t प्लस फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू n के बराबर, और n किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर है। ठीक है, तो ये आ गया टोटल फोर्स जो ऊपर लग रहा है, ये बैलेंस होना चाहिए mg sin थीटा से। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब t की वैल्यू यहां से आप उठा के इसमें पुट कर दो तो आ जाएगा म्यू mg, ये स्मॉल m है यहाँ पे, प्लस म्यू कैपिटल m इंटू जी कॉस थीटा इक्वल टू कैपिटल m इंटू जी इंटू साइन थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है कि दोनों साइड में, ये g कैंसिल हो रहा है, g को उड़ा दो। अब यहाँ पे इस कैपिटल m वाले टर्म को इधर ले आओ, तो उधर तो बचेगा म्यू इंटू स्मॉल m, और इधर ये कैपिटल m इधर आएगा तो कॉमन ले लिया मैंने कैपिटल m। इधर पहले से क्या है, एक तो साइन थीटा है, और ये वाली टर्म इधर आएगी तो ये माइनस होगी, तो ये आएगा माइनस म्यू, और m कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा, ये बचेगा। तो बताओ कैपिटल m अपॉन स्मॉल m ये कितना आएगा, तो ये इधर रखा, ये इसके नीचे, और ये इधर चला जाएगा, तो म्यू अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। है कोई ऐसा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो जो कैपिटल m और स्मॉल m का रेशियो है वो होगा म्यू अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा के बराबर। सिंपल क्वेश्चन है, जब भी स्टैटिक कंडीशन हो तो समझ जाना सारे फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे, तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन जाएगा। फिर सारे के सारे फोर्स जो भी लग रहे हैं उनको बैलेंस कर दो,
इक्वेशन बना लो, सॉल्व कर लो फिर, ठीक है।